सो इस हफ्ते के लिए हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें से एक हमें लेबोरेटरी वर्कफ्लो साइकिल को समझना है और फिर प्रॉपर वैन पंक्चर का प्रोसीजर किस तरह होता है, उसमें टेक्निकल किस तरह हम किसी के वैन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से वैन्स है जिसे हम ब्लड ले सकते हैं, कोई ऐसा वैन भी है जिसको हमने लिफ्ट नहीं करानी, मतलब उससे कम ब्लड लेना है, और ऐसे वैन कौन से है कि जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो ये सब कुछ आज हमने इसी टॉपिक के दौरान जो है वो डिस्कस करना है, इसी लेक्चर के दौरान डिस्कस करना है। ओके। अच्छा, अब जो हमारे पास वर्क फ्लो प्रोसेस है, आपको पता है कि जब कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं या लैब जाते हैं या कहीं भी इस तरह की सिचुएशन देखते हैं, तो आपको पता होता है कि वहाँ का अपना एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल के तहत जाया जाता है वहाँ पे। ओके। या मिसाल के तौर पे आप किसी से मिल रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसका पीए हो, आप पीए से पहले परमिशन लेके फिर बाद में आपको वो टाइम देगा और वहाँ पे उनसे मिला जा सकता है। ओके। इसी तरह आप अगर किसी स्कूल जाएँगे, तो स्कूल के अंदर आपको देखा होगा आपने कि वहाँ पे आप प्रिंसिपल के साथ बात करते हैं, और इसी तरह पेरेंट टीचिंग मीटिंग जो है, वो रहती है। तो हर इदारे को अगर आप देखेंगे, तो उसके सिनेरियोज़ जो है वो डिफरेंट होते हैं। मेडिकल लेबॉर्टरी के अंदर जब आप देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि पेशेंट आता है या पेशेंट का अटेंडेंट या सैंपल, यानी किसी तरीके से वो पेशेंट वहाँ पे आ जाता है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है। रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि आपकी पूरी जो हिस्ट्री होती है, कि आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपको मसला क्या है, वो सारी चीज़ें उस रजिस्ट्रेशन के अंदर हो जाती है। और आप पहले आए थे या नहीं आए थे, दोबारा आपका अगर आइंदा के लिए आएँगे, तो एक एमआर नंबर जो है वो आपको दिया जाता है, यानी अब आप इस जगह के मेंबर हो चुके हैं, या प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड नंबर उसका आ जाता है। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम आप आएँगे तो उनको जानने के लिए क्या होगी, आसानी होगी। तो पूरा एक सिस्टम के तहत जो है वो आपकी क्या हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए होता है, कि आप आए और कौन से टेस्ट परफॉर्म किए और किस तरह परफॉर्म किए, फिर वो पूरी एक कहानी है जो कि आगे हम बताना चाह रहे होंगे, ठीक है? जिसमें आपके डायग्नोसिस से लेके आपकी ट्रीटमेंट तक, ये पूरा सिलसिला जो है, ये इसी रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक होती है हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन, ओके? जब आप अगर हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती से आप रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो डिफ़रेंस होता है कि आप जब हॉस्पिटल में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो है वो उन्होंने आपको असाइन किया होगा। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर आप कहीं ऐसी जगह गए हैं, ऐसी लैब गए हैं कि जहाँ पे हॉस्पिटल का सिस्टम तो है ही नहीं, तो अब आपका पहला नंबर जो है वो पेशेंट रजिस्ट्रेशन वो कहाँ पे है? वो लैब के अंदर ही है। तो इन 2 चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना, कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन जो है वो जेनेरिक हो जाती है, आपके मेन रिसेप्शन के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आपकी फ़ाइल दी जाती है, आपकी हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद जब आप वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियोलॉजी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेबोरेटरी है या कोई और डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जाके सिर्फ़ अपने टेस्ट जो है वो ऑर्डर करते हैं, और वो टेस्ट आगे किस तरह जाते हैं, रिक्विज़िशन फ़ॉर्म के थ्रू जाते हैं। 2 सिस्टम चल रहे होते हैं, एक मैनुअल चल रहा होता है और एक जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा होता है। तो मोस्टली अब जितने इदारे हैं हमारे, वो सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं। ज़्यादातर आपको एचआईएस जो कि हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो मिलेगा, या लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो मिलेगा। वो आपके देख रहे होते हैं, आपके आपका नंबर पूछ लेते हैं, आपका सीएनआईसी पूछ लेते हैं, आपका नाम पूछ लेते हैं, ऐज, जेंडर, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछता है, और उस फ़ॉर्म के अंदर आपकी एंट्री हो जाती है। अच्छा, अब वहाँ पे बात ये है कि आपकी जो आइडेंटिफ़िकेशन है, वो नाम पे हम इतना रिलाय नहीं करते, ओके? वहाँ पे अब आपको जो आइडेंटिफ़िकेशन दिया गया होगा, वो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होगा या लैब आईडी होगी, या इस तरह के अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई नंबर होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है, इत्तेफ़ाक भी हो सकता है कि 2 नाम एक साथ एक ही वक़्त पे आ जाए।
ये हो बिल्कुल हो सकता है और हुआ भी है, ठीक है, सेम एज के। तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उस एरर को ख़त्म करने के लिए हमने मरीज़ के नाम के साथ हमारा कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, इंटरेक्शन नहीं रहती। हम मरीज़ को किस चीज़ के ऊपर देखते हैं, उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर के बेस पे देख रहे होते हैं, और किस लिए देखते हैं, ताकि आगे कोई इश्यू ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के नाम भी हैं हमारे के जो मेल फीमेल दोनों के होते हैं। अब अगर लेट्स सपोज़ 2 पेशेंट एक ही वक़्त पे आ गए, एक का नाम भी शमीम है, दूसरे का नाम भी शमीम है। तो आपको पता है कि अब पाकिस्तान के अंदर आपको शमीम मेल भी मिलता है, शमीम फीमेल भी मिलती है। अब अगर शमीम आपको दोनों मिले हैं, दोनों सेम टाइम पे आए हैं, और इत्तेफ़ाकन आपने उनसे पूछा कि टेस्ट कौन से हैं, तो दोनों ने कहा कि हमारे टेस्ट जो है वो पीटी है। अब पीटी भी इत्तेफ़ाकन कहीं लैब के अंदर जो है, वो दोनों टेस्टों को पीटी ही बोलते हैं। एक की जो है टेस्ट है, एक का टेस्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट, हम पीटी बोलते हैं, और दूसरे का पीटी है प्रोथ्रम्बिन टाइम, जिसको भी हम पीटी बोलते हैं। डॉक्टर्स कभी-कभार वो शॉर्ट के लिए जो है वो अपने पर्चे के ऊपर पीटी लिख देते हैं। अब ना शमीम साहब बेचारे को पता था कि पीटी जो है वो प्रेगनेंसी, तो उसके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा। ओके, वहाँ पे आ गया, रश बन गया या कुछ इस तरह का इश्यू हो गया। आपने शमीम साहब को यूरिन का कंटेनर दे दिया या ब्लड लिया, इवन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो उससे भी होता है, ब्लड से भी हो जाता है। तो आपने शमीम साहब को प्रेगनेंसी के लिए किया, और जो दूसरी शमीम साहिबा थी उसको टेस्ट परफॉर्म किया आपने प्रोथ्रम्बिन टाइम का। तो दोनों, अब वहाँ पे जो एरर आएगा या इस तरह के एरर आते होंगे, तो वो आपने खुद आइडेंटिफाई करने होंगे। ये तो बड़ा आसान सा एरर है ना, कि 2 नाम है सेम, 2 टेस्ट है सेम, तो कभी-कभार ये हो जाता है। ये इससे बढ़ के कहीं मसले हो सकते हैं, और इंशाल्लाह डिटेल में मैं आगे बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा सीवियर मसले भी हो सकते हैं, कि एक पेशेंट है, लेट्स सपोज़ वो नॉर्मल है, लेकिन आपने किस परफॉ दे दिया, और खुदा ना ख़ास्ता वो किसी कैंसर पेशेंट था, तो आपने ये जो नॉर्मल बंदा था, इसने तो सिर्फ़ सीबीसी करनी थी या कोई टेस्ट परफॉर्म करना था जो कि नॉर्मल था, रूटीन टेस्ट था, लेकिन आपने उसको प्रेशर दे दिया, आपने उसको एंग्ज़ायटी दे दी, स्ट्रेस में डाल दिया, पैसे बेचारे के और लग गए, उसको ये बताया कि आपको कैंसर है, या वो जब जाएगा तो एक डॉक्टर से मिलके दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, एम्बिग्विटी छोटा-सा ब्लंडर इस इसको एरर बिल्कुल आप नहीं कह सकते। यहाँ पे जब आप आइडेंटिफ़िकेशन नहीं करते, तो ये सिंपल जो है ये ब्लंडर्स के अंदर ही आता है, और इस तरह के ब्लंडर जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कि आपके पेशेंट की जो रजिस्ट्रेशन हुई है, आपके पेशेंट की जो आइडेंटिफ़िकेशन है, वो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसमें दूसरी राय बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि शायद ये नाम था, शायद वो नाम था, शायद मेल था, शायद फीमेल, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पेशेंट आइडेंटिफ़िकेशन के बाद जो सबसे बड़ा आपने टारगेट देना है या टारगेट लेना है, वो क्या है? उसका स्पेसिमेन कलेक्शन है। तो या तो आप पेशेंट से कहेंगे कि खुद, मिसाल के तौर पे पेशेंट आया आपके पास रिसेप्शन पे, फ्लेबोटोमिस्ट के पास गया सैंपल कलेक्शन के लिए, उसकी फ्लेबोटमी नहीं थी, ठीक है? कोई ब्लड कलेक्शन नहीं था, तो फ्लेबोटमी के लिए वो नहीं गया वहाँ पे। बस उसको फ्लेबोटोमिस्ट ने ये बताया कि सैंपल कलेक्शन है। कौन-सा सैंपल कलेक्शन है? जी, आपका यूरिन सैंपल कलेक्शन है। अब यूरिन सैंपल कलेक्शन आपने उसको क्या करना है, समझाना है कि ये स्टेराइल कंटेनर है, आप इसको दे दें। स्टेराइल कंटेनर के ऊपर फ्लेबोटोमिस्ट उसका एमआर नंबर लिखेगा, उसका नाम नहीं लिखेगा, ओके? ये याद रखें, उसका एमआर नंबर, या अगर वहाँ पे बारकोड सिस्टम है, या वहाँ पे अगर कोई स्टिकर है, वो लगा लेगा, पेशेंट को देगा, पेशेंट को हिदायत दिए जाएँगे कि किस तरह इसको पास करना है, कैसे लेके आना है, कहाँ पे रखना है। तो ये क्या है? ये सैंपल कलेक्शन है, स्पेसिमेन कलेक्शन जिसको हम के कहते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं टेस्ट कि जिनको फ्लेबोटमिस्ट लेता है, जैसे वेन से ब्लड लेना, ये फ्लेबोटमी है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो आप खुद लेके आ रहे होते हैं घर से, यानी आप ट्रांसपोर्ट और स्पेसिमेन कलेक्शन, वहाँ पे आपकी पर कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं होती। यूरिन है आप ले आए, स्टूल है आप ले आए, ये नॉर्मल जो है वो स्पेसिमेन कलेक्शन फ्रॉम होम है, और ये मरीज़ जो है वो खुद देख के चला जाता है। कुछ और भी टेस्ट हैं जो मरीज़ को बताने की हिदायत होती है, जैसे आप फलाँ टेस्ट कर लें, उसकी हिदायत ये है, फलाँ टेस्ट आप कर लें, उसके लिए हिदायत ये है। कुछ जो है वो बाहर से आते हैं, यानी किसी हॉस्पिटल से आते हैं,
जैसे कि किसी डॉक्टर ने सर्जरी की, उसकी बायोप्सी निकाली, अब वो मरीज़ अपना वो वाला सैंपल या उसका अटेंडेंट वो वाले सैंपल की बायोप्सी लैब में लेके आएगा। वो आपने कोई खुद नहीं ली है, कोई आपने खुद एस्पायरेट नहीं की, बल्कि एक और शख्स उसको एस्पायरेट कर रहा था। हाँ, स्पेसिमेन आपके पास आ गया। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पे साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट से जो फ्लूइड निकाला जाता है, वो आप तो नहीं निकाल रहे ना, वो तो डॉक्टर निकाल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पे अगर हॉस्पिटल सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, हो सकता है कि आप वहाँ पे खड़े हैं और आप असेस कर रहे हो, आप उस ऑपरेशन का हिस्सा हो, तो वो एक अलग बात है। तो सैंपल्स को जब हम देखते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स होते हैं और उसको कुछ ब्लड जो कि हमारे पास वेन पंक्चर से होते हैं, जैसे पहले भी आपको बताया था कि फ्लैप वेन को कहते हैं और फ्लेबोटमी जो है वो वेन से जब ब्लड लिया जाता है तो इसको फ्लेबोटमी कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि सैंपल कलेक्शन है। अब सैंपल कलेक्शन बहुत सारे सैंपल होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन ब्लड सैंपल। ओके, ये हमारे एंड पे आएगा, इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन माइंड के अंदर ये रखिए। और कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो मरीज हो सकते हैं कि वो नॉन हो या ब्लड सैंपल हो, लेकिन वो मरीज चीज़ खुद लेके आता है, आपने पर्टिकुलरली उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। ओके, अच्छा, ये अब हमारे पास देख रहे हैं आप कि नेक्स्ट जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये कुछ यूँ है कि यहाँ पे आपके पास पेशेंट आया। ओके, पेशेंट के बाद यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन टेस्ट ऑर्डरिंग आपने बता दी, डॉक्टर ने क्या कहा था, ठीक है। तो उसने कहा था कि आप ग्लूकोज का टेस्ट परफॉर्म कर लें। ओके, अब डॉक्टर के जो पर्ची जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं पर्ची या आप जो भी उसको बता दें, वो वहाँ पे एक फ्लेबोटमिस्ट, ये बल्कि उससे पहले रिसेप्शनिस्ट देखेगा। रिसेप्शनिस्ट उसकी इनवॉइस जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। इनवॉइस जनरेट करने के बाद आपको वो फ्लेबोटमी सेक्शन में लेके चला जाएगा या आपको बता देगा कि वहाँ पे आप चले जाएं। यहाँ पे आपका सैंपल कलेक्शन हो जाएगा। अब सैंपल कलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे अब आपको गाड़ी नज़र आ रही है। तो ये गाड़ी इंसान भी हो सकता है, ये गाड़ी गाड़ी ही हो सकती है, ये गाड़ी आजकल के माशरे के अंदर बाइक भी हो सकती है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। अगर हॉस्पिटल में है, आप उसी लैब के अंदर है, तो ये गाड़ी कौन हो सकता है, वो ट्रॉली हो सकती है जो परसों आप लोगों ने देखी कि उसी के अंदर ब्लड जो है वो हम अंदर लेके जा रहे थे कि सेक्शन के अंदर। और अगर किसी के घर से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाइक भी हो सकता है, जो फ्लेबोटमी राइडर आजकल बहुत सारे हैं, आपको पता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हमारे पास ये किसी स्टेट लैब से आ रहा है, तो वहाँ से भी ये हो सकता है। तो दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन इसकी हो जाएगी, वो जिस सिनेरियो के अंदर भी हो रही है और जैसी भी हो रही है। यहाँ पे सैंपल एग्जामिन कर दिया जाएगा, लैब के अंदर आ गए, सैंपल अगर ठीक है एक्सेप्टेड है, सैंपल ठीक नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेबल है। ये सैंपल के कुछ अक़साम होते हैं कि जिसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी ले सकते, स्पेसिमेन इनसफिशिएंट भी लिख सकते हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वो सैंपल आप एक्सेप्ट भी कर ले, तो वो सैंपल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि टेस्ट ठीक नहीं आएंगे, और टेस्ट ठीक नहीं आ रहे तो लाइबिलिटी ख़राब हो रही है आपके। मरीज़ को भी आपने तंग कर दिया कि मरीज़ को गलत टेस्ट दे दिए, मरीज़ तो उस वक़्त मेरे आपसे कहेगा कि आपने टेस्ट क्यों किया? मुझे तो पता नहीं था, आपने क्यों गलत टेस्ट परफ़ॉर्म किया है? तो आपका जो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेज़ है या आपके जो गुड लैबोरेटरी स्टैंडर्ड्स है, वो ठीक नहीं रहेंगे और आपके काम के अंदर जो है वो बदनामी होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि आप फिर आपका पूरा जो रेवेन्यू है वो इसके साथ लिंक्ड होता है, लोग आपकी तरफ नहीं आएँगे, ये याद रखिए। फिर उसके बाद पोस्ट एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट, आप दोबारा आ गए रिसेप्शन पे, या आजकल के दौर के अंदर क्या होता है कि रिपोर्ट के लिए आप वहाँ पे दोबारा नहीं जाते, बल्कि उन्होंने आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होता है। जैसे ही आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो आपने दिया होता है वहाँ पे, उसके ऊपर एक मैसेज आ जाता है और उसके साथ एक लिंक होता है जिसको आपने ओपन करना होता है, और वो सिर्फ़ आप ही देख सकते हो। वहाँ पे आपको अपने मोबाइल के ऊपर ही रिपोर्ट जो है वो नज़र आ जाएगी, या अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के जो उसका सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर का, उसके ऊपर भी वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे गो ग्रीन वाला सिस्टम भी है कि आप बहुत ज़्यादा कागज़ यूज़ करने से क्या कर रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को साफ़ रख रहे
हैं, कागज़ का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर या कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसमें कागज़ की ज़रूरत है ही नहीं, ओके। और इसी हॉस्पिटल के अंदर अगर आप दोबारा आएँगे, तो प्रीवियस रिपोर्ट भी आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम आएँगे, तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आपने एग्ज़ैक्टली सेम ठीक दिया हुआ है, तो प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपका वहाँ पे सेव होता रहेगा उनके डेटा के अंदर, ओके। उसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर आपको देख लेता है, आपकी एग्ज़ामिनेशन वग़ैरह जो उस वक़्त की ज़रूरत होती है, और वो फिर आपको उसके बेस के ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो देता है। तो ये एक मेडिकल लैबोरेटरी वर्क फ्लो प्रोसेस होता है, ओके। ये एक जनरल है। अब जितने एडवांसमेंट आते हैं तो उसमें बारकोडिंग सिस्टम है, उसमें आपका सीएनआईसी जब डाल दिया जाता है तो आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो इस तरह के सिस्टम जो है वो अभी डेवलप हो भी रहे हैं। कुछ डेवलप है, और ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी वेरी कर सकते हैं, ये हेल्थ केयर सिस्टम टू हेल्थ केयर सिस्टम भी वेरी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान के अंदर है, तो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो आपको मिलेंगे। आप शायद बाहर चले जाए, तो वहाँ पर को आपको ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। वहाँ पे हर बंदा इंश्योर्ड होता है, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो पड़ा हुआ होता है, आपको रिकॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक नंबर होता है, आप उसी को डाल लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रही होती है। और इसी तरह जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन हर पेशेंट जो है वो एक मेडिकल इंश्योर्ड पेशेंट होता है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको तकरीबन वैराइटीज़ सब मिलते हैं, इंश्योरेंस वाले भी मिलते हैं, बगैर इंश्योरेंस वाले भी मिलते हैं, सिफारिश वाले भी मिलते हैं। डॉक्टर के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो कागज़ पर्ची वाला हिसाब-किताब है। इस तरह के लैब भी आपको मिलते हैं कि एडवांस सिस्टम के अंदर जो है पुराना वाला निज़ाम भी आपको मिलेगा। रजिस्टर के ऊपर और एक पर्ची लगाई हुई होती है, और आप उसी को दे रहे होते हैं, और लेबॉरेटरी के अंदर भी आपको उसी कागज़ के ऊपर जो है वो रिपोर्ट दे दी जाती है, कलम से और पेन से, और पुराना रजिस्टर होता है, और वही पुराने रजिस्टर के अंदर आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर आपको हर वैरायटी नज़र आती है, अच्छे से अच्छी, बुरे से बुरा और मीडियोकर, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने इस चीज़ को अब क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि ये याद रखिए कि हमने वक़्त के साथ अपने आप को अपडेट करना होता है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप हो सकता है कि एक चीज़ के ऊपर आप पूरा दिन लगा लें, और सॉफ्टवेयर के अंदर उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपके 10-15 सेकंड लग सकते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है? जैसे कि मिसाल के तौर पे पुराने वक़्तों के अंदर, अभी आज से जो है वो 10-15 साल पहले ले लें, तो हर लैब को जो है वो एचआईएस या इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं मिला हुआ था। तो वो पूरा दिन बैठ के जो उन्होंने कैलकुलेशन करनी होती थी, वो एक कैलकुलेटर उठा के और प्लस माइनस करके जो है पूरा दिन लग जाता था उसके ऊपर। अब क्या है, अब आपके टेस्ट है, आप सिंपल जो है वो एक फ़ॉर्मूला उसके ऊपर अंदर फीड इट होता है, आप वो लगा लें और देख लें, आपके 10-15 सेकंड के अंदर पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, तो बात खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ होती है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक्सक्यूज मी एलिमेंट्स सर। है कि अगर हम मॉडर्न वर्क के साथ अपडेट नहीं होंगे, तो फिर हम बहुत पीछे जो है वो रह जाएँगे। तो वक़्त का तकाज़ा भी यही है कि जो कुछ चल रहा है एक्सक्यूज मी सर। आजकल के दौर के अंदर, हमने उसको लेना होता है। ये किसकी आवाज़ आ रही है? एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा साफ आती है, उसके बाद फिर बहुत ही खराब आवाज आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, नेट वाईफ़ाई सिग्नल तो कंप्लीट है यहाँ पे। आपके उसमें नेट में तो मसला नहीं है? और मैंने चेक तो किए, बार बार मैं चेक किसी कर रही और हूँ, के साथ लेकिन प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है आवाज तो। ठीक आ थोड़ा रही है, सा ओके। ठीक, ठीक। मिस दो, आप थोड़ा-सा अपना नेट या वाईफ़ाई या जगह चेंज कर दें, तो आई होप कि आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू। जी, ठीक है तो सर, मैं पूरा सेंटेंस भी पूरा नहीं सुन पा रही। जी, जी, फिर आपके नेट के अंदर मेरे ख़्याल में आज कोई इश्यू है, नेट आपसे ख़फ़ा है। अच्छा, तो अब आगे हम जाते हैं कि मैं जो बात करना चाह रहा था, वो यही करना चाह रहा था कि वक़्त के साथ अपने आप को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। अब वक़्त के साथ जितने वो सॉफ्टवेयर का दौर है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस का दौर है, आईटी का दौर है, अ, इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का दौर है, ठीक है? आप हर चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उसका कहीं क न कहीं जो सिरा होगा, वो कंप्यूटर साइंस के साथ लगा होगा, जिसको आप आजकल डिफरेंट नामों के साथ या उसकी स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड के साथ जो है, वो आप देख रहे होते हैं।
डेटा साइंस, एआई जो मैंने कह दिया, या जो बहुत सारे शायद मैंने यहाँ पे कहे भी हमारे लेबोरेटरी के साथ भी मुंसलिक है, ये हेल्थ केयर के साथ भी मुंसलिक है। ये इवन घरों के अंदर आप अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि पहले हम जाते थे बाहर बाइक पे कुछ ही चीज़ लेके अंदर क्या है, आप सिर्फ़ मोबाइल से चीज़ एंटर कर लें और आपके पास घ चीज़ जो है वो घर में आ जाएगी। ओके, वो अलग बात है कि वो चीज़ वैसी नहीं होती ऑनलाइन सर्विसेज़ के अंदर, लेकिन ये है कि चीज़ें डिफरेंट हो चुकी है, ठीक है? पेमेंट का पहले कैश हम रखते थे, अब ज़्यादातर लोग ईज़ी पैसा या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर और बात खत्म, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे एक जो नया निज़ाम आ रहा होता है, तो ठीक है, कुछ जॉब्स वो मिनिमाइज़ कर देता है। कुछ जॉब्स उनकी जो काम होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पहले किसी अच्छे लैब के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट आते थे और उसमें सिर्फ़ एंट्री के लिए आपने एक बंदे को रखा हुआ था, तो उसकी जॉब तो चली गई ना, अब तो सॉफ्टवेयर आ गया तो वो 10 बंदों का काम अकेले कर सकता है। लेकिन उसके साथ वो नई जॉब्स की क्रिएशन भी करता है। जैसे उस वक़्त किसी को कोडिंग एंड बिलिंग का बिल्कुल भी पता नहीं होता था, ठीक है? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का बिल्कुल पता नहीं होता था। आजकल के दौर के अंदर नए जो जॉब्स हैं, जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट है, उसकी जॉब्स आ रही होती है कि वो मेडिकल टर्म्स को देख रहा होता है, डॉक्टर उसको बोल रहा होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें वो बोल रहा होता है और वो वही रिपोर्ट जो है वो क्या कर रहा होता है, टाइप कर रहा होता है, ठीक है? तो इसका प्रॉपर सर्टिफ़िकेट भी होता है और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है, तो नई जॉब है। इसी तरह कोडिंग एंड बिलिंग जितने आपके सॉफ्टवेयर हाउस है, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर हाउस आपके पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे हैं, उसमें आप देख रहे होते हैं कि आपके होते वो सॉफ्टवेयर हाउस है, लेकिन डील वो करते हैं किसी हॉस्पिटल को और किस हॉस्पिटल को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर ऐसे बड़े-बड़े डील कर रहे होते हैं और यही चीज़ जो है ये जॉब क्रिएशन है, ठीक है? बाहर के लोगों के जॉब्स वहाँ वहाँ पे उनके लिए था, लेकिन उन्हीं का काम जो है वो आप पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी बंदा कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, के साथ अगर अपने आप को लेके जाएँगे, तो तब जॉब क्रिएशन और ये सारी चीज़ों का मज़ा आएगा। अगर हम उसी पुराने दौर के अंदर हैं, वही पुराना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम वैसे ही जो है वो पीछे रहेंगे, ठीक है? अच्छा। हुँ। ओके, सो लेबोरेटरी वर्क फ्लो साइकिल के अंदर जो लैब टेस्ट ऑर्डर होते हैं, तो उसके लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं LIS, यानी लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड मैनेजेस डेटा फ्रॉम ऑल स्टेजेस ऑफ मेडिकल प्रोसेस एंड टेस्ट, ठीक है? जि जितने आपका नया जो अपडेटेड रिज़ल्ट है, वो सारा आपके किस डेट पे किया था, किस ऐज में किया था, वो सारा का सारा आपका LIS के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है? उसको जो है वो नॉन क्लिनिक ना हो, तो उसको पूरे टेस्ट जो है जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग हो गए, अब आपको लाखों टेस्ट हैं, तो अब लाखों टेस्ट आपको कैसे याद आएँगे? मुश्किल है, ओके? तो उसके लिए हर टेस्ट में एक प्रोसीज़रल टर्मिनोलॉजी होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये करंट प्रोसीज़रल टर्मिनोलॉजी है और इसको हम कहते हैं CPT कोड। तो ज़्यादातर फ़्लेबोटोमिस्ट या रिसेप्शनिस्ट को या फ़्लेबोटोमिस्ट कम रिसेप्शनिस्ट को ये CPT याद होते हैं। सो इट्स अ मेडिकल कोड सेट दैट इज़ used to report medical, surgical, and diagnostic procedure and service to entities such as physician, healthcare, insurance companies, and accreditations organization. अब दो चीज़ें हैं, एक है CPT कोड जो लैब में आपके पास टेस्ट आते हैं, आपने उनकी कोडिंग करनी होती है, यानी मिसाल के तौर पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पेसिमेन आपको नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रोस्पेसीरम या पैथोजेंस वगैरह, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 8704 या 85651, ये क्या है या एग्जामिनेशन यहाँ पे कुछ डिफरेंट आप ये जब देखेंगे उस पे चले जाएंगे आप इंटरनेट के ऊपर और आप वहाँ पे CPT कोड फॉर लेबोरेटरी
लेबोरेटरी गूगल में सर्च कर लेंगे तो पूरी एक बहुत लंबी लिस्ट जो है वो एक्सेल शीट के अंदर आपके पास आ जाएंगी। तो ये सीपीटी कोड्स होते हैं, इनको कहते हैं कि ये कोड्स है, और इसी के बेस पे आप टेस्ट को एंटर करते हैं और इसी के बेस के ऊपर उसकी कीमत, जो कि उसके प्राइस है, जो अमाउंट होगा वो आएगा, एक्सपेक्टेड टाइम, ये सारा इसी के अंदर होता है। एक जो है ये करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी जो वास्ट उसमें यूज हो रहा होता है कोडिंग एंड बिलिंग के सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर हो रहा होता है, तो उसमें होता ये है कि अब तो एक चीज है हॉस्पिटल के अंदर, एक है हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल के बाहर पिंडी के किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एक बंदा बैठा हुआ है, ओके, और वो किसी की पेमेंट जो है वो रिलीज कर रहा है कोडिंग और बिलिंग के थ्रू, और वो बंदा जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में खुद अपना कोई काम कर रहा है, लेकिन उसने कल शाम को आया था, टेस्ट परफॉर्म किया था, और अब उस टेस्ट के पैसे जो थे वो इंश्योर थे, अब ये बंदा देख रहा है। अब ये जो पिंडी में बैठा हुआ बंदा है, ठीक है, इसको ये पता नहीं है कि ये डायबिटीज क्या होता है, कैंसर क्या होता है, ल्यूकीमिया क्या होता है, डायवर्टिकुलेस क्या होता है, आईबीएस क्या होता है, ठीक है, इस तरह के लिम्फोमा क्या होता है, मुश्किल मुश्किल नाम जो है लेबोरेटरी के हेल्थ या मेडिकल के, तो उसको ये पता नहीं होता। उसके पास आएगा क्या, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाई होगी और उसके पास सिर्फ आएगा कि मिसाल के तौर पे डायबिटीज का ये कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड हो सकता है, ये कोड है मिसाल के तौर पे W23, ये कोड है, जो कि ठीक है। अब वो जब आएगा तो उसके पास स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा कि एक पेशेंट आया था, W23 का पेशेंट है, और उसने क्या लिया था, कोई मेडिसिन लिए थे, मेडिसिन के नाम और कोड जो है वो उसके मुताबिक होंगे, और अब उसको उस बेस पे यानी कोड कोडिंग पे क्या करनी है, बिलिंग करनी है, उसके बेस पे उसको पैसे दिए जाएंगे। ये जो बंदा बैठा हुआ है इसको ये बिल्कुल भी पता नहीं ये डायबिटीज है, ये कैंसर है, लिम्फोमा है, इसको सिर्फ कोड नजर आ रहा है, और उस कोड को वो क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, और उसकी बिलिंग जो है वो दे रहा है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर और एक्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब जितने फिजिशियन है या जितने हमारे लैब्स के काम को होते हैं, उनकी बिलिंग जो है अब ऐसी हो रही है। तो बाहर तो बहुत डेवलप सिस्टम है, बहुत डेवलप सिस्टम है, और पाकिस्तान के अंदर भी अब ये सिस्टम होने जा रहा है। काफी हॉस्पिटल जो है वो इसी को बेस कर रहे हैं, और अच्छी बात है। सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ मेडिकल कोडिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन of healthcare diagnosis, procedures, medical services, and equipments into universal medical alphanumeric कोड, ठीक है। और ये कोड जो है, ये मैं ये बता दूं कि ये सब के एक तरह के होते हैं, मतलब इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ये थ्रू जा रहे होते हैं। इस तरह नहीं है कि अपनी मर्जी की आपने लगा दिए। तो मेडिकल बिलिंग का फायदा क्या होता है कि मेनली इन्वॉल्व्स एंटरिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ अ बिलिंग सॉफ्टवेयर, submitting insurance claims to insurance companies, following up with patient healthcare professionals and insurance providers to make sure the claims are paid for, managing account payment and invoices, investigating deny or rejected claims, ensuring the physician and patient receive reimbursements from insurers, verifying the accuracy of standard healthcare codes used by medical coders to classify services and products. ओके, तो ये मेडिकल बिलिंग का फायदा यही है। अब इस टॉपिक को यहाँ पे लेके आने का मकसद क्या था, यहाँ पे लेके आने का मकसद ये है मेरा कि यहाँ पे तो आप फिलेबॉटमी भी सीख रहे हैं, ओके, हो सकता है कि कोई बंदा फिलेबॉटमी को एज अ प्रोफेशनल लेके चला जाए, अब उनका माइंड बन चुका हो। तो सिर्फ फिलेबॉटमी ये नहीं है कि आप किसी के वेन से ब्लड ले और सैंपल ले और लैब के अंदर पूरा दिन बैठे रहे, बल्कि अगर हो सकता है कि आपका पीछे बैकग्राउंड अगर सॉफ्टवेयर का है, अगर आपका पीछे बैकग्राउंड सीएस का है, या अगर आपका पीछे बैकग्राउंड किसी और इकोनॉमिक्स का है या किसी और फील्ड का है, तो आप उसको लिंक कर दें किसके साथ, अपने फिलबॉटमी के साथ, और फील्ड में जॉब्स आ रही है, लिंक्डइन पे देख ले, गूगल पे सर्च करते जाए, इसी तरह मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर इस तरह की जॉब्स आ रही होती है, तो आपको फिर वो जॉब जो है वो लेने में आसानी होती है। ओके, तो ये याद रखिए कि अपने आप को मेडिकल बिलिंग कोडिंग इसके साथ अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखें, और देखें कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी उसके साथ अलाइनमेंट हो जाए और जॉब्स आपको मिल जाती है, ठीक है। तो मैं वैसे देता भी हूँ काफ़ी, जितने जॉब्स आती है तो वो आपको पता होगा कि अपने स्टेटस पे भी दे रहा होता हूँ, चैनल के ऊपर भी दे रहा होता हूँ, व्हाट्सअप चैनल के ऊपर भी दे रहा होता हूँ। तो बहुत सारी जॉब्स जो है वो हमारे सामने आती
जाती है, लेकिन मसला यही है कि आपने माइंड को सिर्फ कूजे वाला नहीं रखना कि बस मैंने फ्लेबोटमिस्ट रहना है और लैब के अंदर बस 10-15 सैंपल आएंगे लेके और फिर बात ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा ओपन होके सोचे कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और उसको आइडेंटिफाई कर ले। ओके, सो फ्लेबोटमिस्ट आइडेंटिफाइज पेशेंट, फ्लेबोटमी ने पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नाम, उसकी एज, उसका सब कुछ उसका एग्जैक्ट था, अलाइन हो रहा था इनवॉइस के साथ। ओके, उसको ये कंफर्म हो गया शमीम साहब इस शमीम साहब और शमीम साहिबा इस शमीम साहिबा, ये दोनों में उसने आइडेंटिफाई कर लिया। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये भी फ्लेबोटमिस्ट का शार्प वो होना चाहिए, मेंटल स्टेटस होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो शमीम साहब है और शमीम साहब के प्रेगनेंसी टेस्ट देख रहा है और वो किसी और सोचों के अंदर है और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर दिया और फिर वो दे भी दिया और उसको पता नहीं चला कि अच्छा प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने इसका परफॉर्म किया है, बाद में वो सोच रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ कॉमन सेंस भी होनी चाहिए कि ये जो टेस्ट है ये किस एज और किस तरह होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स उसको पता होने चाहिए, तो तभी वो जाके उस टेस्ट को थोड़ा सा रीअश्योर करे। ओके, एमआर नंबर को देखेगा, वो बिल्कुल करेगा। करेक्ट सैम्पलिंग करेगा, बिल्कुल करेगा। करेक्ट सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि टेस्ट जितने थे क्या उसने उन्हीं ट्यूब्स के अंदर टेस्ट को लिया हुआ है। ओके, ऐसा तो नहीं है कि प्लाज्मा उसने लेना था और उसने सीरम बना दिया, या ऐसा तो नहीं है कि सीबीसी यानी लेवेंडर या ईडीटीए ट्यूब के अंदर उसने लेना होगा और वो उसको किसी सीरम ट्यूब के अंदर ले रहा है। दैट्स नॉट करेक्ट सैम्पलिंग। ठीक है, करेक्ट सैम्पलिंग क्या है कि आपने एग्जैक्टली उसी सैंपल को उस अंदर पे सही वक्त पे सही जगह से करेक्ट किया हुआ है, तो ये है करेक्ट सैम्पलिंग। सैंपल रिसीविंग इन डिफरेंट सेक्शन, और फिर उसके बाद आपने सैंपल को क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया है, यानी आगे उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया किया जाएगा। हेमेटोलॉजी का सेक्शन होता है, बायोकेमिस्ट्री का होता है, क्लिनिकल है, केमिकल है, पैथोलॉजी है, डिफरेंट यानी सेक्शन होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ओके, नाउ मरीज को आपने कैसे ग्रीट किया, ठीक है, ये अब बात आती है कि मरीज को हमने इनवॉइस के वक्त जो है वो ग्रीट कैसे किया होगा। तो ऑलवेज ग्रीट पेशेंट इन अ प्रोफेशनल फ्रेंडली मैनर। ओके, ये एक प्रोफेशनल अंदाज के अंदर ग्रीट होना चाहिए और इस ग्रीटिंग्स को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होनी चाहिए, यानी जहाँ पे आप हाथ मिला सकते हैं, ठीक है, आप हाथ मिला ले लेकिन उसको गले ना लगा ले। ठीक है, गले लगाना जो है वो समटाइम डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, हाथ जो है वो आप मिला ले, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, क्योंकि आपके हाथ जो है वो ख़तरनाक है, कंटेमिनेशन हो सकती है उसके अंदर। आप किसी बाहर से आए हुए शख्स को इस तरह नहीं मिल सकते। हाँ, आप उसको एक अच्छा सा पोस्चर दे दे, स्माइल करके, ठीक है सर आ गए, बैठ जाए, इस तरह के अंदाज के अंदर आप उसको बता सकते हैं। तो ये सब कुछ किस तरह होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल वे के अंदर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा जो है वो रूड होना चाहिए किसी फ्लेबोटमिस्ट को, और ना बहुत ज़्यादा जो है वो जॉली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जोक करने वाला या मजाक करने वाला। इस तरह के लोग भी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो मुतवसत मीडियोकर दरमियाने उसमें लिहाज में रह के प्रोफेशनलिज्म को अपनाना चाहिए। A good initial impression will earn the patient trust and make it easier and more pleasant to draw a good specimen. ये याद रखिए कि अगर पेशेंट जो है वो डर रहा है, गुस्सा है, या आपने आपके माथे के ऊपर जो है वो 12 बज गए हैं, तो पेशेंट का ब्लड भी ठीक रहे वो आने में मसला करेगा। कभी कभार पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है तो बेहोश होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और ऊपर से आपने उसको सलाम भी नहीं किया या आपके चेहरे पे 12 नहीं बल्कि 12:30 बज गए हैं, तो आपके चेहरे को देख कर उसको कोई ख़ास मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह होना चाहिए कि जो हमें इस्लाम भी बोलता है, जो हमें और एथिक्स भी बोल रहा होता है, जो हमारे नॉर्म्स भी है, कि आप एक बंदे को अच्छे स्माइल के साथ जो है वो वेलकम करें और फिर उसका इनवाइस लें। इनवाइस के अंदर जो है वो आप देख लें कि कौन से टेस्ट परफॉर्म होने हैं, उसका नाम लिखा हुआ होगा, आप रीचेक के लिए आप उसका नाम जो है वो पूछ सकते हैं, फिर बाद में प्रोसीजर जो है वो आप स्टार्ट कर लें। अच्छा, अब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आपके पास आए, आप भी पेशेंट के पास कभी कभी जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि घरों के अंदर। ओके, तो नॉक ऑन द पेशेंट्स डोर बिफोर एंटरिंग। अब आप जब जाएंगे वहाँ पे वार्ड के अंदर, तो वहाँ पे आपने नॉक करनी है पहले, फिर उसके बाद आपने खुद अपना बताना है कि हु यू आर। ठीक है, तो ये भी सुन्नत तरीका है। आपको पता है कि जब आप किसी के घर नॉक करते हैं तो आपने ये नहीं बोलना कि मैं हूँ,
आपने बोलना है कि कौन मैं और किस लिए आया हुआ हूँ। सो आइडेंटिफाई यूर सेल्फ बाई नेम एंड डिपार्टमेंट। ओके, तो वहाँ पे आपने अपना नाम और डिपार्टमेंट जिससे आए हैं वो बोलना है अच्छी नॉर्मल आवाज़ के अंदर, क्योंकि आप वार्ड में है, वार्ड के अंदर आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपकी आवाज़ इतनी तेज़ ना हो जाए कि किसी दूसरे को तकलीफ हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि पूरी रात जागने वाला जो है अभी अभी सोया हो डायज़ेपाम खा के और आपने दोबारा आवाज़ देखी अगले 2-3 दिन उसकी दोबारा ख़राब कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत एक इंतहाई अकीदे के साथ और बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर प्रेजेंस। ओके, और उनको एक्सप्लेन कर दें कि वाई यू आर हियर। सो अगर आप वहाँ पे है तो इट्स मीन कि आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है, आपको कोई टास्क दिया गया था और उस टास्क को पूरा करने के लिए आप पेशेंट के सर पे खड़े हुए हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ब्लड, फिर आपने क्या करना है कि ब्लड कलेक्ट करेंगे। टॉर्निकेट आपको नज़र आ रहा है, हैंड है और ये होल्डर के थ्रू किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स आए थे लैब के अंदर तो कुछ स्टूडेंट्स ने शुरू भी किया हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो आई होप के सारे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो और आप लोगों को जो टास्क दिया गया है कि आप घर के अंदर या लैब के अंदर या इस तरह आप लोग कलेक्शन जो है वो अपनी परफेक्ट कर लें। सो टेक्निकल टिप्स जो है वो इसमें क्या होंगे कि the more relaxed and trusting your patient, the greater chance of successful atraumatic vein puncture। अगर आपने पेशेंट को रिलैक्स कर दिया, ठीक कर दिया, चेहरे पे एक स्माइल है, तो पेशेंट रिलैक्स होगा। ओके, ये याद रखें। अगर पेशेंट को आपने थोड़ा सा बिल्कुल सही अंदाज में नहीं है तो हो सकता है कि कोई ट्रॉमा जो है वो आपका सामना करे। ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि पेशेंट भी सारे ऐसे नहीं होते। पेशेंट के अंदर भी वेराइटीज़ ऑफ पेशेंट होते हैं। कुछ अच्छे पेशेंट होते हैं, कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ बेवकूफ़ पेशेंट हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल उस बात को समझते ही नहीं है, और कुछ बहुत डिसेंट होते हैं। तो वेराइटीज़ ऑफ पेशेंट, जिस तरह हमारे अंदर वेराइटीज़ है उसी तरह पेशेंट भी वही इंसान है और उनके अंदर भी वेराइटीज़ होते हैं। लेकिन वो जिस तरह भी है, ये चीज याद रखें कि वो जिस तरह भी है, आपने अपनी प्रोफेशनलिज्म को उसमें बिल्कुल उसी के ऊपर रहना है, उसी ट्रैक के ऊपर रहना है, ठीक है। ये याद रखिए आप लोग। और उसमें क्या है कि गुड वर्बल लिसनिंग एंड नॉन वर्बल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट रीएश्योरेंस, के गुड वर्बल कम्युनिकेशन हो आपकी। और उसके बाद जो है वो आप लोग उसकी जो बात कर रहा है वो सुन भी रहे हैं, और जो बात आप कह रहे हैं वो सुन रहा है। ऐसा ना हो कि वो तो बातें बहुत कर रहा है लेकिन हो सकता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात हो, आपने उसको इग्नोर कर दी। तो सारे बातों को इग्नोर भी नहीं करना होता है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करे, अब सारे बातों को सुनना भी नहीं होता, आपने काम भी करना होता है और ख़त्म भी करना होता है, क्योंकि बाहर और पेशेंट भी आप लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आती है प्रोफेशनलिज्म के अंदर, और आपने इसको टेक्निकल वे के अंदर जो है वो क्या करना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है। और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी आपने नहीं होना, ठीक है। ये याद रखिए कि बिल्कुल भी आप किसी के साथ, पेशेंट के साथ पर्टिकुलरली इतना फ्रेंडली कि शाम में वो आपके उसमें नज़र आना शुरू हो जाए, फेसबुक पे या इंस्टा पे आना नज़र शुरू हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि मैचुअल जो मोबाइल नंबर शेयरिंग है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर आपको ये अलाउ नहीं है कि आप अपना पर्सनल नंबर जो है वो किसी पेशेंट को दे दें। उनसे कहे कि हमारे हॉस्पिटल का मेन नंबर है, आपका हॉस्पिटल कोई यतीम नहीं है, उनका नंबर होगा, उनका ईमेल नंबर होगा, उनको कॉल करें। खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि आपको पेशेंट कोई बहुत अच्छा लगा और आपने उनसे कहा नहीं नहीं मैं आपको टेस्ट जो है वो सेंड कर दूंगा, कोई नहीं, आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे, जी जी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो ऐसा ये क्या आता है कि ये एथिकल चीज़ें नहीं है, ये नॉन एथिकल चीज़ें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को पेशेंट के हद तक रखे और आपका हद जितना है आपने उसको क्रॉस नहीं करना होता। ओके, नेक्स्ट जो है, पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि वो आपको शमीम साहब बोलेगा कि मैं शमीम साहब हूँ और शमीम साहिबा बोलेंगे कि मैं शमीम साहिबा हूँ। हो सकता है कि कोई इशू हो, बेचारे बोल नहीं सकते, बेहोश हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तब आप क्या करेंगे। तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन उस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेक श्योर द नेम, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन योर ऑर्डर रिक्वेजिशन मेज दोज ऑन द पेशेंट्स आर्म बैंड। तो उस वक्त जो है वो आपके पास क्या होता है, ये एक अच्छा वो है
साइन होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपके पास डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पेशेंट आते हैं, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, इवन कुछ जब बोल भी लेते हैं तो वो ऐसे बुंग बुंग कर लेंगे कि आपको उनका नाम ही समझ नहीं आएगा। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल हॉस्पिटल के अंदर आम बैंड होते हैं, उसके ऊपर वो टाइप कर देते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जो रिसेप्शन पे आया हुआ था उस वक्त उसके सारे कवायद जो है वो उसके ऊपर दर्ज किए गए थे, और उसके बेस पे आप फिर उसके पेशेंट आर्म को जो है वो देख सकते हैं। वेरीफाई द पेशेंट्स आइडेंटिफाई बाय पोलाइटली आस्किंग देम टू स्टेट देयर फुल नेम, और उनका फुल नेम जो है वो आपने पूछना है। अब डिफरेंट बैंड्स जो है वो डिफरेंट कलर्स के भी आ रहे होते हैं। ये हॉस्पिटल में आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के मिल रहे होते हैं, जैसे कि ये है तो ये पेशेंट एलर्जी का होगा, अगर इस तरह का है डीएनआर का है, नॉन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। खैर बहरहाल ये आप लोगों का वो नहीं है, लेकिन आप ये सिर्फ याद रखें कि वेराइटीज़ ऑफ बैंड जो है वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, और उसी के ऊपर जो है वो हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सैंपल जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, वही जो आइडेंटिफिकेशन थी वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन अब वो स्पेसिमेन के ऊपर जो है वो आगे लगेगी। यानी प्रॉपरली आइडेंटिफाइंग पेशेंट्स इन स्पेसिमेन इज probably the single most critical part of your job. The consequences of misidentifying a specimen can be life थ्रेटनिंग। इसके ऊपर मैंने एक आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल एक दे दी शमीम साहब की प्रेगनेंसी टेस्ट की और प्रोथर्म टाइम की, ये सिंपल मैंने मिसाल करके दे दी। इस तरह के मसाइल बहुत हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, और इसके कंसेक्वेंसेस जो है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप अगर किसी कोई पेशेंट है और उसके अंदर वो मर्ज नहीं है और आपने उसको बता दिया कि ये है आपके, तो हो सकता है कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ओके, सो नेवर रिलाई ऑन पेशेंट्स नेम ऑन द डोर और अबव द बेड। पेशेंट्स आर फ्रीक्वेंटली मूव्ड फ्रॉम रूम टू रूम, तो वहाँ पे आपने उसके नेम के ऊपर रिलाय नहीं करना। वहाँ पे आपने क्या करना है, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर वगैरह या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या बारकोड स्कैनिंग होती है या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है या रियल टाइम लोकेशन सिस्टम जो है ये भी होता है। अच्छा ये क्या है, ये पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट टेक्निक्स है और डिफरेंट फंक्शनली जो है वो इंस्टॉल्ड प्रोसीजर्स है जो कि अब डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर या लैब्स के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि यूनिक आइडेंटिफायर्स assign each patient a unique identifier such as medical record number, barcode या radio frequency identification wristband. This unique identifier should be used consistently throughout the patient's stay regardless of room changes. Okay, पहली चीज तो ये क्या है कि यूनिक आइडेंटिफायर्स है जो कि रिस्ट बैंड के उसमें हो सकते हैं। आपके पास बार कोड होगा, आपने उसी बार कोड को क्या करना है, स्कैन करना है, पूरा डेटा जो है वो आपके पास आ जाएगा, बात खत्म। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, EHR। अब ये EHR जो है ये भी बहुत अब पाकिस्तान के अंदर अब और डेवलप हो रहा है, बाहर मुल्क के अंदर जो है वो इसमें डेवलपमेंट हुई है और इसके अंदर भी प्रॉपर सर्टिफिकेशंस और प्रॉपर कुछ हो रहा है EHR के अंदर। यूटिलाइज एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम टू स्टोर एंड मैनेज पेशेंट इंफॉर्मेशन। EHR can link patient identify with their medical record, ensuring that their information remains accurate and accessible even when they changes room. ओके, रूम चेंज करते हुए भी कभी कभार मसले मसाइल हो सकते हैं, रिपोर्ट जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपका EHR है। EHR है तो आपका सिस्टम, आपका रूम भले बदले लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है वो नहीं बदल सकता। वो वहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर होता जाएगा, जो डेटा है आपका, जो सर्वर है आपका, उसी के अंदर डेटा सेव होता जाएगा, और आपका प्रीवियस रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट, कल वाला रिपोर्ट, शाम वाली रिपोर्ट, वो सारी की सारी रिपोर्टिंग, आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ की हुई है, तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। इस पे कभी और दिन डिटेल के साथ बात कर लेंगे या फिजिकल क्लास के अंदर बात कर लेंगे। लेकिन EHR जो है ये आजकल के दौर का भी एक एडवांस जो है वो सिस्टम है। बारकोड स्कैनिंग, यूज़ बारकोड टेक्नोलॉजी
and patient wristband, document and medical equipments. When a healthcare provider needs to assess and update information, they can scan the patient's barcode, reducing the risk of error. ठीक है, बारकोड स्कैनिंग जो है वो डिफरेंट उसमें आ जाते हैं। मेनली जो है ये हमारे पास रिस्ट बैंड के अंदर जो है वो आ रहे होते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने नहीं देखा, लेकिन implement biometric verification methods such as fingerprint or palm scans to confirm a patient's identity. This can be particularly useful for ensuring the right patient receiving the right treatment. तो बायोमेट्रिक आप देख रहे होते हैं जिस तरह हम बायोमेट्रिक लगा रहे होते थे, इसी तरह का एक सिस्टम होता है जिसमें पेशेंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है और उसका पूरा रिकॉर्ड जो कि EHR के साथ क्या होता है, लिंक्ड होता है, वो आपका रियल टाइम के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है। अब रियल टाइम जो है वो क्या है, install an RTLS to track the location of patients in the hospital. This system can help healthcare staff quickly locate patients who have been moved to different rooms. ठीक है, RTLS होते हैं और RTLS क्या है, ये बेसिकली लोकेशन है, यानी आपके जो करंट लोकेशन होती है वो उसको एक्टिव रखती है। और एक पेशेंट है वो फिलबॉटमिस्ट है, वो लैब से जाके किसी पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है कौन से लैब में है, उसको ये पता नहीं है कि कौन से रूम के अंदर है। तो जिस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं मैप को, तो उसी तरह यही तरीका है कि फलां वार्ड के अंदर जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा, पेशेंट वहाँ पे मौजूद होगा, या आप उसको देख रहे हैं कि नहीं अभी ये वॉशरूम के अंदर है, अभी कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है, तो वो उसके लोकेशन के मुताबिक जो है वो आपको बता रहा होता है कि आपको उसका रियल टाइम लोकेशन सिस्टम देख रहे होते हैं। तो ये पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट तरीक़ेकार है और ये सारे जो है वो क्या है, किसके साथ बेसिकली ये मुंसलिक है। तो मैं जो पहली बात कर रहा था, इनका ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अब कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, AI ये सब जो है वो एक दूसरे को अब लेके जा रहे हैं। तो अब कंप्यूटर साइंस और जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है या हेल्थ केयर सिस्टम है, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। इनका काफ़ी काम जो है वो यहाँ पे अब होगा, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे जा रही है और जिस भी फील्ड को आपको देखें तो उसमें कंप्यूटर और ये सॉफ्टवेयर वगैरह ये इसका कीमती काम है। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है और वक्त के साथ साथ जो है और अच्छी होती जाएगी और जॉब्स डिमांड और ये स्किल्स और ये चीज़ें इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके। टेक्निकल टिप अब क्या है कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट मस्ट ऑलवेज बी करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय एन ID बैंड दैट इज अटैच्ड टू द पेशेंट। ओके, तो अब जो फिर आपके पास पेशेंट आया था उसमें बच्चे भी थे, तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो अब उनको उनके बैंड्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए, इमोजी शिमोजी लगा के उसको थोड़ा सा कलर करके और अच्छा अंदाज के अंदर, या इस तरह के ब्रेसलेट टाइप का लगा के, वो जिस तरह आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट वेराइटीज़ के आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये बच्चे का आपको नज़र आ रहा था। अच्छा, अब लेबोरेटरी वर्क फ्लो में आप देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा काम क्या हुआ, लैब परफॉर्म्स टेस्ट हो गए, लैब रिजल्ट रिपोर्टेड। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट आए, रिसेप्शन पे अंदर लैब के अंदर क्या हो रहा है, मशीनें चल रही है, टेस्ट रिपोर्ट आइडेंटिफाई, एग्जामिनेशन सब कुछ हो गया। डॉक्टर क्या करेगा, ट्रीट करेगा पेशेंट को किस बेस के ऊपर, जो रिपोर्ट बाहर से गई ही है डॉक्टर के पास, उसने कहा मलेरिया है तो मलेरिया की मेडिसिन लिख दो, उसने कहा डेंगू है तो डेंगू की लिख दो, उसने कहा है कि कैंसर है तो कैंसर के वार्ड शिफ्ट करवा दो, उसने कहा है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो अब उसको बता दो, उसने कहा है कि PT इंक्रीज है, ये नहीं हो सकता, ऑपरेशन नहीं हो सकता तो ना कराए। तो डिपेंड करता है कि जो कुछ आपको लैब से मिल रहा है उसके बेस जो है वो आप आगे क्या दे रहे हो, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो दैट्स वाई ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द लैब रिजल्ट्स। ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा, मैं लास्ट टाइम भी कहा था, उससे पहले भी कहा था कि आपकी जो एक होती है तुक्के के ऊपर मेडिकेशन लेनी, और एक होती है कि बाकी श्योर हो के मेडिकेशन आप ले रहे हैं। तो जो श्योर हो के मेडिकेशन ले रहा है उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी हो जाती है और उसको पता होता है कि किसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। और एक तो तुक्के वाली है, तो पाकिस्तान तो पूरा पाकिस्तान डॉक्टर बना हुआ है, गूगल से भी देख लेते हैं, फार्मेसी वाली भी मेडिसिन दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। हर बंदा जो है वो खुद अपने अंदर जो है वो एक डॉक्टर है और खुद अपने ऊपर रिसर्च करता है, नहीं वही मैंने ये मेडिसिन ली थी, आप भी खा लो ठीक हो जाओगे। ये फिर पता नहीं होता कि यार ये मेडिसिन ऐसा ना हो कि मेरे साथ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, इसके साथ हो सकता है कि इसने इससे पहले कोई और मेडिसिन ली हो और वो उसके साथ इंटरेक्ट
करके इसके ज़िंदगी ही ख़राब कर ले। और ऐसा हुआ भी है। स्टीव जॉनसन डिजीज़ हो या इस तरह के हो, किस तरह होते हैं, यही एंटीबायोटिक के साथ रिएक्शन करके या एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ रिएक्शन करके पूरा पेशेंट को जो है वो ऐसे कर देते हैं कि आप उसको शक्ल देख नहीं सकते, बेचारा इतना तकलीफ में होता है फिर। तो ये याद रखें कि हमेशा जो डायग्नोसिस है वो इम्पोर्टेंट है। चीज़ डायग्नोस है तो तब जो है वो आप लेके जाएंगे। अगर आप गाड़ी को लेके चले जाते हैं मिस्त्री के पास, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये सही डायग्नोसिस कर ले। तो अगर उसने सही डायग्नोसिस बता दिया कि यार ये इसका फिल्टर खराब है और उसके फिल्टर चेंज करवा दो, क्या है डायग्नोसिस है, तो तब ठीक होगा। अगर आप उसमें सारी चीज़ें चेंज कर देंगे, फिल्टर भी चेंज कर दो, इंजन भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, तो नुकसान भी ज़्यादा हुआ और फ़ायदा भी इतना नहीं होता जितना आपसे सिर्फ फिल्टर चेंज करने का होता। तो ये याद रखें कि डायग्नोसिस जो है वो कीमती है। और डायग्नोसिस क्यों कीमती है, फिलबॉटमी में इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि आप जो सैंपल ले रहे हैं, आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वो अगर आपने ठीक किया हुआ है तो तभी रिपोर्ट तो ठीक आएगी। अगर आपकी वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, आपकी वो सैम्पलिंग ठीक नहीं है, सैम्पलिंग टेक्निक ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं आएगी। रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी तो टेस्ट रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, टेस्ट रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे तो ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगी, ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगी तो बात जो है वो कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। पेशेंट बेचारा सरवाइव नहीं कर सकेगा, एंजाइटी डिप्रेशन और इसी तरह चीज़ में जाएगा, नुकसान का नुकसान होगा। तो मेन जो फोकस है वो कहाँ से चल रहा है, वो मेनली आपके काउंटर नंबर 1 and 2 यानी रिसेप्शनिस्ट एंड फिलबॉटमी। ओके, सो क्लिनिकल टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग वर्कफ्लो, टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन। अब अंदर क्या होता है कि टेस्ट प्रोसेस हुआ, उसके बाद टेस्ट को वेरीफाई किया जाता है। यानी आप जो टेस्ट देखते हैं उसको डायरेक्ट वेरिफिकेशन नहीं होती, बल्कि उसको देखा जाता है कि टेक्निकल एरर तो नहीं है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई क्रिटिकल अलर्ट तो नहीं है। टेस्ट इंटरप्रेट किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट ऑनलाइन चली जाती है, सॉफ्ट में या हार्ड में। उसके बाद ट्रीटमेंट आ जाती है और पेशेंट, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ फिलबॉटमी है। इसमें याद रखिए कि कुछ चीज़ें जो है, हाँ यहाँ तक हम आ जाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फिलबॉटमी क्या है कि फिलबॉटमी बेसिकली क्या है कि द ड्राइंग ऑफ ब्लड, यानी वेन से जो आप ब्लड ले रहे हैं, ये क्या है, ये फिलबॉटमी है। हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज एंड इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन invasive procedure in health care. Each step in the process of phlebotomy affects the quality of the specimen and is thus important for preventing laboratory errors, patient injury, and even death. For example, the touch of a finger to verify the location of a vein before insertion of the needle increase the chances that a specimen will be contaminated. ठीक है, सिंपल है कि आप एक उंगली उठा के उसके वेन के ऊपर रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने नजर आ रहे हैं, तो कंटेमिनेशन के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। अब कैसे ज्यादा हो सकते हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं हो सकते। लेट्स सपोज दिस कैन कॉज फॉल्स ब्लड कल्चर रिजल्ट। अब ये क्या करेगा कि ये आपके हाथ के ऊपर जो जरासीम बाहर से थे या नॉर्मल फ्लोरा थे या जो भी था, आपने उसके ऊपर लगा लिया, जो कि कल्चर रिपोर्ट के साथ क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन के, डिले डायग्नोसिस एंड कॉज अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब एक बंदे के अंदर है ही नहीं बैक्टीरिया, आपने गलत लगा के, सिर्फ प्रोसीजर आपने गलत किया हुआ है, आपने वो लगाया और जाके एंटीबायोटिक उसको मिलनी है और गलत एंटीबायोटिक मिल रही है, फजूल में मिल रही है। तो ये क्या है, ये एक चीज़ भी, अगर एक स्टेप भी आप इसमें गलत परफॉर्म करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है वो तुक्के पे चल रहे होते हैं, उनको अगर पता नहीं है तो लापरवाह है, उनको पता ही नहीं है कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है। तो ऐसा भी होता है कि वो अपने अपने एक दुनिया में मस्त होते हैं और उनको इन गलतियों के बारे में पता नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ें हो रही है और किसी को पता नहीं है। इसके लिए प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे, वो चेकिंग करते हैं और उसके बेस के ऊपर जो है वो फिर उनको बताते हैं कि आपके अंदर ये गलतियाँ हैं, इसको मिटिगेट करे, इसको ख़त्म करे, इसको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ऐसा भी नहीं होता कि उनको कोई गाइडलाइंस नहीं मिली हुई होती। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो बंदे होते हैं, तो
जाहिर बात है आप लोग हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं फिलबॉटमी सर्टिफिकेट? इसीलिए तो कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के साथ हमें पता चल जाए, हेल्थ केयर का हमें पता चल जाए, फिलबॉटमी का पता चल जाए। तो इस वजह से वहाँ पे जो लोग होते हैं दे शुड बी ट्रेंड या प्रीवियसली सर्टिफाइड हो, तो तभी वो आगे जाके उनको पता चल जाएगा। वरना किसी भी वक्त जो है वो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी आ सकते हैं और उनको बैन कर सकते हैं, काफ़ी टफ टाइम जो है उनको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर, एक तो पेशेंट के टेस्ट रिपोर्ट्स के अंदर जो है प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये अगर आप काम बड़े हल्के फुल्के अंदाज के अंदर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत खतरा हो। Phlebotomy also possess risk for healthcare worker. It is still common to see a phlebotomist carry out dangerous practices known to increase the risk of needle stick injury and transmission of disease. Needle stick injury ये मैंने आपको फिजिकल क्लास के अंदर इस पे डिटेल से डिस्कशन की थी कि needle stick injury जो है वो बड़ी खतरनाक किस्म का मसला है और इससे हो सकता है, और कुछ बच्चों से मैंने करवाया भी वहाँ पे और कुछ बच्चे बस करीब करीब थे कि नीडल स्टिक की वजह से इंजर्ड हो जाते। और ट्रांसमिशन डिजीज़ जो है वो क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि आप किस सैंपल किसको डील कर रहे हैं। और ये सिंपल मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास सैंपल है वो आप सोचें कि ये इन्फेक्शियस है। तो अगर ये इन्फेक्शियस है तो करंट वाली मिसाल आपको याद होगी जो फिजिकल क्लास के अंदर मैंने कहा कि यहाँ पे करंट है तो कितना जो है वो एक डर के साथ आप साइड पे हो गए। तो इसी वजह से अगर आप कि हर सैंपल को इन्फेक्शियस समझते हैं तो तब भी आप अपना ख्याल करेंगे। अगर नहीं समझते तो फिर किसी भी वक्त आपके पास ज़िंदगी की किसी भी हिस्से में वो सैंपल आपको ख़राब कर सकता है, यानी आपको डैमेज कर सकता है। सो क्या है कि रीकैपिंग यूजिंग नीडल यूजिंग टू हैंड, अगर आप रीकैपिंग कर रहे हैं नीडल की और आप दो हाथ यूज़ कर रहे हैं तो ये बड़ा जो है वो डेंजर सिनेरियो हो जाएगा। दो हाथों में आपका एक हाथ जो है वो बिल्कुल इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके साथ फिर जो है वो रिकैपिंग एंड डिसअसेंबलिंग वैक्यूम कंटेनिंग ट्यूब, रिश्योरिंग टॉर्निकेट्स एंड वैक्यूम होल्डर्स दैट में बी कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया एंड समटाइम द ब्लड। अगर आपका टॉर्निकेट ही गंदा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो स्पिल्स लगे हुए हैं, वो इतना बेकार है, तो उसी टॉर्निकेट से भी आपको क्या हो सकता है, कंटेमिनेशन हो सकती है। वर्किंग अलॉन्ग विद कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड पेशेंट who may be unexpectedly contributing to needle sticks, ऐसा पेशेंट है कि अल्लाह माफ़ करे वो डिसओरिएंटेड है या नॉर्मल नहीं है, तो उस वक्त जो है वो भी आपको नुकसान जो है वो क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है ये रिस्क है हेल्थ केयर वर्कर के लिए। ओके, ब्लड बर्न ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि phlebotomies involve the use large hollow needles that in the blood vessels. The needle can carry a large volume of blood that in even accidental puncture may be more likely to transmit. ब्लड बर्न ऑर्गेनिज्म जो है क्या हो सकते हैं, ये वो है कि ब्लड के ज़रिए जो है वो आपको लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस बी है, HIV है, सेफिलिस है, पैरासाइट्स है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट हो गया। तो ये ऐसे है कि अगर आप नीडल स्टिक इंजरी हो गई या आपका कोई जगह जो है वो कटी हुई है और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड जाके आपके ब्लड के साथ मिक्स हो गया तो ये डिजीज़ जो है वो आपको बआसानी मुंतकिल हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ हमारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते का प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग ब्लड प्रॉपर कि क्या डोंट होने चाहिए और क्या डूज होने चाहिए, पूरा तरीक़ाकार ए से जी तक जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स है उसके मुताबिक हम जाएंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो काइंडली ड्रॉप योर क्वेश्चंस, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू। जी शहजाद साहब, जी सर शब्बर साहब। क्लियर है। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच। दोबारा एक जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ सॉरी उसके लिए कि आपकी फ़ी जो है वो काइंडली उस मुझे अपडेट कर दें। 5 तारीख जो है वो लास्ट डेट थी लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो नहीं आई, स्लिप नहीं आई, तो काइंडली उसको कल तक जो है वो मुझे सेंड कर दे। कल मंडे है
कोई इशू हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।